नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, क्योंकि यहां पर भावों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आपको याद दिला दें कि ओवरनाइट मार्केट्स में 10% की बढ़त यहां पर रही है और उसके साथ साथ $85 बैरल के आसपास यहां पर कच्चा तेल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल कौन लगाएगा? ईरान और US दोनों की तरफ से यहां पर स्टेटमेंट्स आई हैं। आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की, जहां पर ओवरनाइट बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोना 2% तो चांदी 3% ओवरनाइट बाजार में फिसले हैं। ऑफ कोर्स कच्चे तेल में तेजी का असर यहां पर इन्फ्लेशन और आगे इंटरेस्ट रेट्स पे कैसा रह सकता है, इसको लेकर बाजार असमंजस में है। और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, सेफ हेवन बाइंग वहां पर जाती हुई नजर आई है, सोने चांदी में नहीं। तो इसका भी इम्पैक्ट यहां पर प्राइसेस पे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ HPCL के फॉर्मर CMD MK सुराना हैं, ICICI प्रूडेंशियल AMC के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट चिंतन हरिया एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नाने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर क्रूड के साथ कर लेते हैं। मिस्टर सुराना, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि ये मैटर शायद ड्रैग ऑन होता हुआ नजर आएगा, ड्रैग ऑन तो हो ही रहा है, बीच बीच में एस्केलेट भी हो रहा है। किस तरह से आप देखते हैं ओवरनाइट मूव्स? नमस्कार मनीषा जी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये लॉन्ग ड्रॉन अफेयर हो गया है और आज की तारीख में यदि हम देखें, जो कल से जो हो रहा है या 2-3 दिन से जो हो रहा है, ये एक अनचार्टर्ड टेरिटरी की ओर जा रहा है, जिसमें जो आपसी तालमेल की या एक समझौते की संभावना में थोड़ी धूमिल नजर आ रही है, क्योंकि दोनों की पोजीशंस काफी एक्सट्रीम हो चुकी है और जो कॉमन पॉइंट थे जो पहले MOU में साइन हुए थे, अब दोनों उस पर कुछ ज्यादा मतलब बिलीव नहीं कर रहे हैं। ये US ने कल जो एक नया टोल लगाने की बात की है, वो एक बहुत ही एक अजीब सी चीज लगती है। यदि आप $100 के बैरल पे यदि $20 का टोल दे रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन इस तरीके के कमेंट्स काफी बार प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से आए हैं और ईरान ने भी उसके ऊपर कमेंट किया है। तो मेरे ख्याल से ये आज की तारीख में जो ये एक बड़ा क्रूशियल लेवल पे क्रूड पहुंच गया है, यदि इससे, जैसा मैंने पहले भी बताया था, यदि इससे एस्केलेशन लॉन्ग रन होते हैं और एस्केलेट होते हैं तो ये बहुत शार्प राइज होगा। और अभी फिलहाल मार्केट फिर भी शायद रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और वो मान रहा है कि शायद ये पोस्चरिंग है और आगे ज्यादा दिन तक न चले। और बीच में जो दोनों एक ब्लॉकेड उठने के बाद से बीच में जो क्रूड वहां से निकला था, ईरान से जो एक्सपोर्ट हुआ था, वो शायद अभी मार्केट में है, जो उसको अभी भी होल्ड किए हुए है। लेकिन यदि अभी जैसा आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो जो ट्रांजिट है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गया है, लेकिन UAE का जो प्रोडक्शन है वो काफी बड़ा है। तो ये सब का एक बैलेंसिंग सा चल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन तक इस तरीके से मार्केट होल्ड नहीं कर पाएगा। यदि ये अफेयर लॉन्ग रन रहता है, एस्केलेशन ज्यादा होता है, तो वी कैन सी द शार्प राइज। आई गेट योर पॉइंट मिस्टर सुराना। जैसे आपने कहा, मार्केट यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहा है पूरे के पूरे रिस्क को, और हमने वो पिछले 2-3 महीने में यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ देखा भी है। कुछ लोग इसे मैच्योर मार्केट बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे मिस्ट्री बोल रहे हैं कि प्राइसेस ऐसा क्यों मूव कर रहे हैं, शॉर्ट्स यहाँ पर लगातार क्रिएट हुई हैं। कुछ लोग इसे स्टूपिड भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से बाजार मूव करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहा। और दूसरी बार एस्केलेशन का मतलब ये है कि अब तो जो ऑन वाटर क्रूड था वो भी अब नहीं है यहाँ पर, वो भी काफी हद तक कंट्रीज ने कंज्यूम कर लिया। रशियन भी ले लिया है। US प्रेसिडेंट ने बोला है कि रशियन तेल अगर आप लेंगे तो वहां पर भी पेनल्टी होगी बायर्स के लिए। किस तरह से यहाँ हम मूव कर सकते हैं नियर टर्म के लिए, अगर ये मल्टी डे कैंपेन ऐसे ही चला? नहीं, देखिए, अभी आपने ये भी देखा होगा कि US की जो कमर्शियल और SPR इन्वेंट्री है वो 83 के बाद से लोएस्ट पर है, लेकिन US का प्रोडक्शन अभी एट द हाईएस्ट लेवल है। UAE ने जो एडिशनल प्रोडक्शन अभी बढ़ाया है, और वो OPEC से आने के बाद उन पर कुछ कॉन्स्टेंट भी नहीं है, वो एक एडिशनल बैरल्स है। अभी बीच में ईरान ने काफी बैरल जो एक्सपोर्ट किए थे, जो लोगों की हेजिटेशन थी लेने के लिए, वो, लेकिन यदि क्राइसिस होगा तो वो लोग शायद लेना शुरू करेंगे। रशिया में जो रिफाइनरी पे जो अटैक हुए हैं, उससे उनका खुद का कंजम्पशन बढ़ा है, उससे रशियन क्रूड और बाजार में आ सकता है। और इंडिया तो उनसे काफी लिया भी है, पिछले महीने भी काफी हाईएस्ट क्रूड रशिया से है। तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन तक तो सप्लाई की उतनी इमीडिएट किल्लत नहीं होगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी टाई अप कर चुके होंगे फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस विदाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और वैसे भी लोग अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पहले भी इस जो एग्रीमेंट था उसको बहुत ज्यादा
सीरियसली इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा था। तो मेरे ख्याल से इमीडिएट फ्यूचर में तो लोगों का क्रूड टाइड अप है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये लॉन्ग रन अफेयर की तरह चलता है तो फिर श्योर। हमें इसमें तकलीफ हो सकती है। मिस्टर सुराना, एक फाइनल सेंस आपकी यहाँ पर प्राइसेस को लेकर, वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा है, क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे? देखिए 85 का लेवल जो है वो बहुत क्रूशियल लेवल है, और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यदि एस्केलेट होता है तो ये बहुत शार्प राइज होगा, लेकिन ये अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में हमें देखना चाहिए कि ये इससे आगे बढ़ता है, ये यहाँ से इसमें थोड़ा सा रैम डाउन होता है। तो अभी तक जो पहले जैसा समझा जा रहा था कि ये पोस्चरिंग है ताकि जब नेगोशिएशन हो उसमें लिवरेज हैंड्स हमारे हाथ में रहें दोनों साइड से, लेकिन ये जो एक नए टोल की बात हुई उसी से ब्लॉकेड वापस आ गया, तो नेगोशिएशन तो बोल रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो नहीं कह सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये पोस्चरिंग से थोड़ा कुछ आगे निकल आया है अभी, सिर्फ पोस्चरिंग इसको नहीं माना जा सकता है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट एंगल और देखना होगा कि कल जो सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन में जो एक यमन बेस्ड हुआ, इसका मतलब है हुती इज ऑल्सो इन द पिक्चर नाउ, सो ये थोड़ा सा एक एस्केलेटरी इफेक्ट में आ रहा है मुझे लगता है। मिस्टर सुराना, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली बाजार अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं रिस्क को। $85 की तेजी यहाँ पर अच्छी खासी आई है, 10% की बढ़त ओवरनाइट। और जैसे मिस्टर सुराना हमें कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है, अगर ये टूटता है तो तेजी की तरफ हम शायद यहाँ पर बढ़ सकते हैं। किशोर, आपकी क्या सेंस है, कैसे देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस को नियर टर्म में, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप यहाँ पर एज ऑफ नाउ एडवाइस कर रहे हैं? Morning, Manisha. I think the irony of the situation is जो emerging news है उसमें कोई लॉजिक नहीं है और हम लॉजिक ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं. I don't know it is exactly how this is going to play out and whether what is legality of all these developments. So वो छोड़ देते हैं, तो $85 पर ब्रेंड थोड़ा टेक्निकल रेजिस्टेंस है, बट उसके ऊपर around you'll get around $87-88. But as of now, market is not panicking. Market is not showing that extreme urgency. So because underlying fundamentals are bearish, the only premium is the risk premium, war premium, as well as the logistical constraints की वजह से जो premium है. So मुझे लगता है कि until unless the market has any clarity of the direction, जब तक आपको clarity in the news and events समझ नहीं होते हैं, तब तक इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, बट मार्केट विल बी वेरी कॉशियस ऑन द अपसाइड आल्सो। किशोर, ये मान के चलें कि यहाँ से बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10% की तेजी अगर ओवरनाइट बाजार में है तो उसे कैसे रीड करते हैं? शॉर्ट्स ने कवर किया है, नए लॉन्ग्स आए हैं बाजार में? आई थिंक शॉर्ट्स ने कवर किया है, नया लॉन्ग्स अगेन वेट एंड वॉच मोड पे है, बिकॉज मेरे हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मान लेते हैं कि एक बार के लिए यूएस सेफ पैसेज के लिए 20% टोल कलेक्ट करके पैसेज कर रहे हैं, कि व्हाट इज द गारंटी विच दे विल बी ऑफरिंग ऑन द अदर साइड. Second is that again Iran has come out with saying that we will let it at a much lower cost. All these so nobody has discounted yet. 20% premium किसी ने डिस्काउंट नहीं किया. Second is that कि फ्राइट ऑन बोर्ड एफओबी बेसिस पे आपका प्राइस होता है, सो प्रोबब्ली वो डिस्काउंट भी नहीं होगा, प्राइस में दिखेगा भी नहीं है. सो द बायर विल डिस्काउंट दैट 85 plus another $15 $18 premium, but seller will always sell at $85. So actually आपका जो प्राइस है which is the FOBA, which will not include the logistical cost. So actually यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस है. इट्स प्योर नॉट अ मार्केट, इट्स नॉट अ ओपन फेयर मार्केट नहीं है यहाँ पे. तो it's not extremely logical to guess where the price is going to have. So as of now shorts cover हुआ है, लॉन्ग्स बिल्ड होने में एक्सट्रीमली कॉशन रखना चाहिए, बिकॉज कल अगर ये इसमें कुछ बदलाव आ जाता है, वापस सीज फायर अनाउंस होता है, वापस कुछ बातचीत चालू हो जाता है, तो वापस ये $10 उतरने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. पॉइंट टेकन. तो वेल, ये क्रूड की बात है. ऑफ कोर्स रोजाना यहाँ पर एक हेडलाइन निकलती हुई नजर आ रही है. ओवरनाइट 10% की तेजी देखने को मिली है, और जैसे किशोर ने कहा कि लॉजिक ढूंढने की कोशिश है, अदरवाइज इट्स ऑल वेरी वेरी सेंटिमेंटली ड्रिवन, और किस तरह से यहाँ पर पोजीशंस की जा रही हैं. किशोर, गोल्ड सिल्वर में आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर एवरी टाइम क्रूड गोज हायर, बाजार को लगता है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं. ऑफ कोर्स यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, केविन वॉश की टेस्टिमनी, काफ़ी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस हफ्ते में यहाँ पर. लेकिन जिस तरह से 2-3% की गिरावट ओवरनाइट गोल्ड सिल्वर में देखने को मिली, यहाँ से क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे?
आई थिंक सीपीआई नंबर्स जो है तो मैं इसके लिए वॉच करूंगा। डेफिनेटली स्लाइटली हायर नंबर आ सकता है, प्रिंट तो बेटर ही आएगा, बट दैट विल एक्चुअली कीप जो रेट एक्सपेक्टेशन, जो सितंबर का रेट एक्सपेक्टेशन नंबर अभी अराउंड 68-70% के आसपास है, दैट विल कम टू अराउंड 85-90% के आसपास। सो देन वो आपका गारंटीड रेट हाइक आ जाएगा। सो अगर गोल्ड के बारे में अगर जानना है कि फिलहाल के लिए हाउ द एंटायर मार्केट स्ट्रक्चर इज ऑपरेटिंग इज, बिकॉज ये अगर हम लोग अगर 3-4% के नीचे, मतलब 0% इंटरेस्ट रेट जब भी था और इन्फ्लेशन काफी कम था, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग है हायर इन्फ्लेशन, 2-2.5% के आसपास का इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे थे, तभी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑन गोल्ड विल बी वेरी डिफरेंट। एंड व्हेन द इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी हाई एंड रेट्स आर हाई, आप 2.5-3%, 3.5% का आपका जीसेक आप 10 ईयर का आप देख रहे हैं, तो वहां से आपका रेट हाइक, every additional rate hike from here is going to pinch a lot. तो उसका impact on gold also will be far higher. So यहाँ पे अभी as of now market has discounted one rate hike and a potential second rate hike. If there is any change, मतलब 2 रेट हाइक से 1 रेट हाइक में आ जाते हैं टेस्टिमोनी को अगर देख के, तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। मार्केट अगर फर्दर अगर क्रूड का जो प्राइस एस्केलेट हो जाता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने रहेगा, उसकी वजह से जो रेट हाइक का एक्सपेक्टेशंस बने रहेगा, इट विल बी डेट्रिमेंटल फॉर गोल्ड। तो अगेन आप $3,800 तक भी देख सकते हैं। तो अगेन एवरीथिंग इज, कमोडिटी प्राइसेस इन अ होल इज लिंक्ड टू द मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट एज ऑफ नाउ। सो अगेन इट्स अ फुल हेडलाइन स्पेस है। फंडामेंटली अगर आप मतलब 18 महीना 24 महीना देखेंगे, तो मैं बोलूंगा कि हर डिप में जो 3800 के आसपास आ गया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बट शॉर्ट टर्म में इट्स अ हेडलाइन ड्रिवन स्पेस, एवरीडे ऊपर नीचे होता रहेगा। आप थोड़ा टेक्निकल लेवल्स देख के ट्रेड करना बेटर है। और मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर देखेगा तो 1,38,000 कुड बी अ गुड टेक्निकल सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म। किशोर, आप सिल्वर के लिए भी यही कहेंगे? कुछ और गिरावट यहाँ पर बाकी है और यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स कहाँ बन रहे हैं? वही अगेन 1,38,000 के आसपास एक सपोर्ट बनना चाहिए। अगर वो नहीं टिकता है तो $3,800 अगर आपको अगर कन्वर्ट करना है तो अराउंड 1,36,000 1,32,000 के आसपास आएगा, डिपेंडिंग। अगेन आई एम सेइंग दैट कि अगर 38,000 गोल्ड में आना ही है, उसका मतलब एक्चुअली क्रूड ऊपर जाएगा, क्रूड ऊपर जाएगा उसका मतलब रुपी डिप्रिशिएट होगा, थोड़ा बहुत बफर हमको रुपी डिप्रिसिएशन से मिल जाएगा, बट होलिस्टिकली इट विल बी बेरिश। और चांदी आपको लगता है 55 के लेवल्स यहाँ पर फिर से दिखाएगी? सॉरी, चांदी, सिल्वर? सिल्वर, यस, सिल्वर में भी डाउनसाइड है अगेन, बट थोड़ा बीटा कम है डाउनसाइड में, बट अपसाइड में बीटा हायर है। सो अगर जब भी मार्केट अपसाइड रैली पकड़ता है तो गोल्ड सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, बट डाउनसाइड में अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से यस, यू आर राइट, प्रॉब्ली $55 इज ऑन द कार्ड्स, अराउंड 7-8% डाउनसाइड। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जहाँ तक कच्चा तेल, सोने, चांदी सभी की बात है, हेडलाइन ड्रिवन है, बीच में लॉजिक और मेन न्यूज़ की शायद यहाँ पर कमी है। और जिस तरह की ट्वीट्स हमने यहाँ पर यूएस ईरान की तरफ से आते हुए देखी हैं, जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर वेस्ट एशिया में हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट डे ऑन डे R&R पर हैप्स यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ नजर आ रहा है हमारे साथ। लेकिन अब ICICI प्रूडेंशियल AMC के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट चिंतन हरिया हैं। चिंतन, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आपसे सबसे पहले तो ETF पर ही एक सेंस लेना चाहेंगे। जिस तरह के नंबर्स हमने कल यहाँ पर रिलीज होते हुए देखे, आपकी क्या सेंस है? जैन एंड फेब में जिस तरह की तेजी थी, उसके बाद कांस्टेंट न्यूट्रल रेगुलर मार्केट रिडेम्पशन ज्यादा बनती हुई नजर आई है, यहाँ से आप क्या देखते हैं? तो निवेशकों की एक चिंता बनाई रहती है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो पैसा निकालने लगते हैं या नया पैसा नहीं आता। जनवरी के महीने में खासकर हमने देखा था अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे गोल्ड और सिल्वर, तो निवेशकों का रुझान ज्यादा था तब। ऐसा हमें देखना चाहिए कि एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर इंडियन इक्विटीज की बात करें तो इंडियन इक्विटीज आज बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से सस्ते लग रहे हैं, और इसी के लिए अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर 10% से ज्यादा है तो शायद इंडियन इक्विटीज गोल्ड और सिल्वर से बेटर है आज के मार्केट साइकिल के हिसाब से। क्योंकि जैसे कि किशोर जी बता रहे थे कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने वाली है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ने वाली है, तो गोल्ड और सिल्वर पे थोड़ा उसका नेगेटिव असर आ सकता है। जो इन्वेस्टर्स थोड़े अग्रेसिव हैं उनके लिए सिल्वर आज अपने उच्चतम स्तर से 50% के आसपास गिर चुका है। वो जरूर 3 से 4% हिस्सा बना सकते हैं,
क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है वो उतनी कम नहीं हुई है, डिमांड आज भी सप्लाई से ज़्यादा है और प्राइसेस करेक्ट अच्छे खासे हो चुके हैं। पर जो हमने रिटर्न्स पिछले 2-3 साल में देखे, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन के हिसाब से 3 से 4% सिल्वर और 6 से 7% गोल्ड अगर आप बनाए रखते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है। ऑलराइट। चिंतन, जैसे आपने कहा और क्लियरली जिस तरह से हम मार्केट्स देखते हैं, पिछले 2 साल में इक्विटीज़ में बहुत कम लोगों ने पैसा कमाया है। कमोडिटीज़ में हमने अच्छी खासी गेंस पिछले 12-18 महीने में आते हुए देखी हैं। योर पॉइंट इज़ वेल टेकन कि इसी तरह की रिपीट परफॉर्मेंस शायद आने वाले साल में यहाँ पर ना देखने को मिले। लेकिन जब लोगों के पोर्टफोलियोज़ की हम कमोडिटी निवेश की बात करते हैं तो वो एज ऑफ नाउ अंटिल अब तक तो यहाँ पर सिर्फ गोल्ड तक सीमित था। अब चांदी ने ऑफ कोर्स वहाँ पे एंट्री की है। आपको लगता है और कमोडिटीज़ के लिए यहाँ पर जगह है, गिवन द फैक्ट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जारी है, एल निनो की चिंताएं भी यहाँ पर अब बढ़ चढ़ कर आ रही हैं? तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कम है, एटलीस्ट इन द म्यूचुअल फंड स्पेस। पर अगर हम एल नीनो की वजह से और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम बात करें तो जरूर एक अपटिक एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में शायद देखने को मिल सकती है, पर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नहीं है उसमें। और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के साथ साथ अगर हम देखें तो बाकी के जो सेगमेंट्स है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, वहां पर भी काफी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है एआई के वजह से। तो अगर ये एआई का जो ट्रेंड है उसमें अगर केपेक्स कम हो जाता है या उसमें कोई घटौती आ जाती है या उसमें तकलीफ आ जाती है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम में भी आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए ऐसा अगर फोकस करना है कमोडिटीज पे तो आपको सिल्वर के ऊपर कर सकते हो और गोल्ड करीबन 6 से 7% बनाए रखे। एग्री कमोडिटीज अगर आपको एक्सपोजर मिल सकता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो शायद आप उसमें भी एक्सपोजर ले सकते हैं। और एग्री में क्या एक्सपोजर लेने की राय देंगे आप चिंतन? और क्या ये नियर टर्म पोर्टफोलियोज की बात है या फिर लॉन्गर टर्म? किस चीज में मनीषा? ओवरऑल कमोडिटीज के लिहाज से? सो ओवरऑल कमोडिटीज अगर हम देखें तो अगर आप एक हेल्दी एसेट एलोकेशन बना रहे हैं तो करीबन 60 से 70% आपका इक्विटी रहता है, 20% के आसपास आपके पास डेट रहेगा और 10% आपके पास कमोडिटीज होने चाहिए। अगर कमोडिटी साइकिल बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जैसे कि हमने देखा था 2018, 19, 20, जहां पर कमोडिटीज सब लोग भूल चुके थे, तो वहां पर आप 20% भी अगर कमोडिटीज जाते तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि तभी बहुत ही न्यूनतम स्तर पर थे। आज पिछले 4 साल से हमने देखा है कमोडिटीज बहुत ही अच्छे रन पर है, बहुत ही लोगों ने निवेश किया है या वहाँ पर एक ओवर हीटिंग हो रहा है। ऐसे समय पर जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बहुत ज़्यादा है, हमने जापान में देखा है 10 ईयर यील्ड 3% के आसपास हो चुकी है। यूएस में भी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्लोबल स्लोडाउन अगर होता है तो कमोडिटीज़ में एक प्रेशर आ सकता है। उसके कारण आप कमोडिटीज़ में आपका जो निवेश है 10% के आसपास सीमित रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। आज भारत में जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, इक्विटीज़ में वो ज़्यादा शायद अट्रैक्टिव है। पॉइंट टेकन। चंदन, बहुत बेहतरीन वो कॉन्वर्सेशन है। आशा है हमारे व्यूअर्स ने उसका फ़ायदा भी उठाया होगा और जो आपने यहाँ पर राय दी है उसको नोट डाउन भी किया होगा। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।